ड्रग्स हम लोग बड़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। नाउ विल डिस्कस द ड्रग इफेक्ट्स ऑन सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड टर्मिनेशन, जो मैंने साथ साथ वैसे बता भी दिया है। ड्रग्स दैट ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, उसमें हेमिकोलिनियम है। स्टोरेज को जो ब्लॉक करती है वो विज़ामिकॉल है। रिलीज को ब्लॉक करती है बोtulinum टॉक्सिन। दे आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर सिस्टमिक थेरेपी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन मैंने बताया बहुत सी जगहों पे प्रेजेंट है, तो इसका एक्शन बहुत वास्ट होता है और एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सो हम इनको यूज़ नहीं करते। ठीक है, आगे उन्होंने वही बताया हुआ कि वो सारे ही फिर ब्लॉक हो जाएंगे जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन बन रही है। हाउएवर, बिकॉज बोtulinum टॉक्सिन इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल और वो आपका ब्लड में इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता, तो लोकली हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम लोग बुटॉक्स थेरेपी में करते हैं, क्योंकि वो आपके लोकल उसी जगह पे रहेगा, वो ब्लड में फिर डिसेमिनेट नहीं होता। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये स्किल कीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आ जाते हैं पूरा पूरा। बोtulinum टॉक्सिन इज अ वेरी लार्ज प्रोटीन एंड डज नॉट डिफ्यूज रेडिली व्हेन इंजेक्टेड इन द टिश्यू। इन स्पाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज एबल टू एंटर कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और वो आपकी एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। हाउ माइट इट क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन बैरियर, चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर चैनल होता है जिसके थ्रू ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इस दफ़ा भी प्रॉफ के अंदर जो 2026 में प्रॉफ हुआ है ना, थर्ड ईयर का, मिनी कैटजन के लिपिन कॉर्ड के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं ना, बहुत रिपीट हुए हैं। सो आप उनकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें, पेपर से पहले भी और वैसे भी। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये स्किल कीपर्स भी और बिग कैटजन के अंदर ना हर चैप्टर के स्टार्ट में एक सिनेरियो लिखा होता है, वो सिनेरियो पढ़ा करें, उसका आंसर पढ़ा करें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपका जो है वो पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज नहीं आने तो आपको ऑस्पी के अंदर ना सिनेरियो, ऑस्पी के अंदर सिनेरियो आता है, वाइवा में भी सिनेरियो आ सकता है। सो आपको वो आ सकता है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एड्रिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कैसे सिंथेसाइज होता है। ये डायग्राम भी उन्होंने दिखाई हुई है कोलिनर्जिक का, कि कोलिन को जी ट्रांसपोर्ट किया, ये हेमिकोलिनियम ने ब्लॉक किया जी, उसके बाद जी कोलिन ये सिंथेसाइज हो रहा है इस एंजाइम के थ्रू, इस स्टेप को हेमिकोलिनियम ने ब्लॉक कर दिया जी। विज़ामिकॉल इसके वेसिकल में ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है, बाइंडिंग को ब्लॉक करता है बोचुलिनम। ठीक है, और फिर यहाँ पर एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, वो ड्रग्स यहाँ पर एक्ट करती हैं। ठीक है, ये साइनैप्स प्रोटीन्स हैं जिसको इधर बाइंड कराती हैं मेम्ब्रेन के साथ, वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये पोस्ट सिनैप्टिकली कोलिनर्जिक रिसेप्टर बना हुआ है। उसके बाद जी एड्रिनर्जिक का पढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिक्वायर्स सेवरल स्टेप्स आफ्टर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब हमने ब्लड से इसके जो सबस्ट्रेट्स हैं वो ले लिए, वो क्या है, टायरोसिन। टायरोसिन जब आपके न्यूरॉन के अंदर आता है तो जी उसको हाइड्रोक्सिलेट किया जाता है बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये वाला स्टेप टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज उसको हाइड्रोक्सिलेट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डोपा के अंदर। ठीक है, इस स्टेप को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम है मीटायरोसिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन आर ट्रांसपोर्टेड। अब जब ये डोपामीन जब ये बन जाएंगे, आप बन कैसे रहे हैं जी, ये जो डोपामीन, डोपा से डोपामीन बनेगा। पहले एपिनेफ्रिन हो, नॉरएपिनेफ्रिन हो, डोपामीन हो, तीनों के सिंथेसिस में सबसे पहले डोपामीन बनता है। अब अगर हमें एज इट इज डोपामीन चाहिए तो हम उसको एज इट इज डोपामीन वेसिकल्स के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। अगर हमें नॉरएपिनेफ्रिन चाहिए तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इनके अंदर एक एंजाइम होता है, वो इनको नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर एपिनेफ्रिन चाहिए तो ये वापस से बाहर आते हैं, उधर एक एंजाइम होता है, वो फिर इसको एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है। सो ये पहले बनता डोपामीन ही है। सो पहले स्टेप में मीटायरोसिन ब्लॉक करता है। अब डोपामीन जब वेसिकल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन के, तो यहाँ पर इसके एक चैनल होता है, उसको इनहिबिट करता है रिजर्पिन, इधर लिखा होगा उस चैनल का नेम। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेसिकल्स बाय द वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर एंड आर स्टोर्ड देयर। ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये आपका, अच्छा ये वीमैट एक तो आपने याद रखना, ये अलग बात होगी। उसके बाद मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो कि आपके न्यूरॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये आपके डोपामीन को, नॉरएपिनेफ्रिन को साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनएक्टिवेट कर देता है। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। Therefore, MA inhibitors may increase the stores of these transmitters and other amines in the nerve endings. So, MA inhibitors are not anti-sympathetic drugs; they are pro-sympathetic. ठीक है, और ये रिजर्पिन ने बेसिकली आपके वीमैट को इनहिबिट किया, जिसने बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन कराई, ये रिजर्पिन इस लेवल पे एक्ट कर रही है। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ ट्रांसमीटर स्टोर्स। ठीक है, तो डिप्लीशन रिजर्पिन करा रहे हैं और एमओ इनहिबिटर्स उसको बढ़ा रहे हैं, और जो मीटायरोसिन है वो फर्स्ट स्टेप को ही ब्लॉक करिए। सो ये सब की डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, हर एक की सिंथेसिस कम हो जाएगी। अब रिलीज पे आ जाए, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स में हमने पढ़ा, या तो वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा या डोपामीन रिलीज करेगा। किडनी में सिर्फ डोपामीन रिलीज करा है क्योंकि वहाँ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी हर जगह नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करा है। ठीक है, और मैकेनिज्म रिलीज का वही है, कैल्शियम डिपेंडेंट वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, वो अंदर इन्फ्लक्स होगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे मेम्ब्रेन के साथ सेम स्नेयर प्रोटीन्स के थ्रू, और जो है वो जब बाइंड करेगा तो वो रिलीज कर दिया जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। डिफरेंस यहाँ पर ये आता है
कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के ऊपर आपके बोचुलिनम के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, यहाँ पे वो नहीं होते, जिसकी वजह से बोचुलिनम टॉक्सिन यहाँ पर एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और आपका जो है वो टॉक्सिन इस नर्व टर्मिनल में ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन इसका वो भी डिफरेंट है कोलिनर्जिक सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को डिग्रेड कर दे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफ्यूजन और रीअपटेक मैकेनिज्म है बेसिकली, या तो वो वहाँ से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए, या आपका जो पिछला न्यूरॉन है जिसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया है वो उसको वापस से उसका रीअपटेक कर ले, तब एक्शन टर्मिनेट होगा न्यूरोट्रांसमीटर का। उसके लिए हमारे पास रीअपटेक चैनल्स होते हैं। फॉर नॉरएपिनेफ्रिन इट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जिसको हम नेट कहते हैं। फॉर डोपामीन इट इज़ डोपामीन रीअपटेक ट्रांसमीटर जिसको हम डैट कहते हैं, ठीक है। दे रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और उनका एक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि इनका एक्शन फॉर लाइफ टाइम एक ही बार कंटिन्यू रहे, तो एक्शन तो खत्म करना ही है। आउटसाइड द क्लेफ्ट दीज ट्रांसमीटर्स कैन बी मेटाबलाइज्ड बाय एमएओ, जैसे हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबलाइज कर देगा विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, और कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जिसको हम COMT एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं थ्रू किडनीज, ठीक है। बट ये हमारे पास डिग्रेडेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके उसके लेवल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ा देंगे, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द MAO इनहिबिटर्स की बात करी हूँ, वो उसके लेवल्स को बढ़ा देंगे। MAO कम करता है बट जो है वो प्री साइनेप्टिक लेवल पे। डिटर्मिनेशन ऑफ द 24 आवर एक्सक्रीशन ऑफ मेटानेफ्रीन, नॉरमेटानेफ्रीन, 3-मेथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मिंडालिक एसिड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो डिग्रेडेशन से बनते हैं नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामीन की। इन कंपाउंड्स को अगर हम डिटर्मिन करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कितनी एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी डोपामीन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतने ज़्यादा इनकी कंसनट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। सो ये एक हमारे लिए डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम इनकी कंसनट्रेशन का मालूम करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ डिजीज़ नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा जिसके अंदर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी थ्रू एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ट्यूमर होता है एड्रिनल मेडुला का, तो उसमें फिर हमें उसको लेवल्स को चेक करना होता है कि वो कितने हैं, उनको हमें कितना कम करने की ज़रूरत है, कैसी मेडिकेशन देनी है। सो उसके डायग्नोसिस में ये इंपॉर्टेंट होता है। इनहिबिशन ऑफ MAO इंक्रीजेस द स्टोर्स, ये हमने बात कर ली, उसके हमारे पास थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन भी है बट टॉक्सिसिटी भी है। इनहिबिशन ऑफ COMT, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर इसकी इनहिबिशन हमें पार्किंसंस डिजीज़ में हेल्प करती है, ठीक होगी बात। सो ये हमारे पास जी रिलीज़ और उससे रिलेटेड थे। अच्छा जी, ड्रग अफेक्ट्स ऑन एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन, अब ये वही उन्होंने शॉर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सिंथेसिस को ब्लॉक करती है दैट इज़ मीटायरोसिन, जो वहाँ पर हेमिकोलिनियम थी कोलिनर्जिक के अंदर। जो स्टोरेज को ब्लॉक करती है वो रिजर्पिन है, वहाँ पर विजामिकॉल थी, कंपेयर करके याद करेंगे जल्दी याद होगा। रिलीज़ को ग्वानिथिडीन यहाँ इनहिबिट करती है, वहाँ बोचुलिनम टॉक्सिन था, ठीक है, यहाँ ग्वानिथिडीन का ही होती है। और जिसको हम बहुत सी डिजीज़ में यूज़ करते हैं बिकॉज दे ब्लॉक सिंपैथेटिक सिस्टम बट नॉट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये एड्रिनर्जिक नॉरएपिनेफ्रिन पे एक्ट करते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अदर ड्रग्स प्रमोट कैटेकोलामाइन रिलीज, जिसमें आपके एम्फिटामिन्स आते हैं, एंड प्रिडिक्टेबली कॉज सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट। माइमेटिक मतलब उसकी तरह के सिंपैथेटिक लाइक इफेक्ट्स भी कुछ ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं। सो डिटेल में पढ़ेंगे हम सिंपैथेटिक वाले चैप्टर के अंदर। को ट्रांसमीटर्स क्या हैं, यानी इनके अलावा कौन कौन से ऐसे ट्रांसमीटर हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक्ट कर सकते हैं। मेनी ऑटोनॉमिक नर्व्स हैव ट्रांसमीटर वेसिकल्स दैट कंटेन अदर ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द वन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव। दीज मे बी लोकलाइज्ड इन द सेम वेसिकल एज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर, या ये सेपरेट पॉपुलेशन भी हो सकती है, यानी जिस वेसिकल के अंदर लेट सपोज एसिटाइलकोलिन का वेसिकल है, ये हो सकता है थोड़ी अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट हो, या इनका अलग से अपना वेसिकल भी हो सकता है। सब्सटेंसेस रिकॉग्नाइज टू डेट एज को ट्रांसमीटर्स, उसमें ATP है, इनकेफेलिन्स हैं, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स हैं, न्यूरोपेप्टाइड वाई, सब्सटेंस P, न्यूरोट्रांसमिन, सोमैटोस्टैटिन, इनमें से 3-4 के नाम याद रख लें, MCQ में आ सकता है। देयर मेन रोल इन ऑटोनॉमिक फंक्शन अपीयर्स टू इन्वॉल्व मॉड्यूलेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को कम ज़्यादा करने में इनका रोल होता है। द सेम सब्सटेंसेस फंक्शन एज प्राइमरी ट्रांसमिटर इन अदर साइनेप्सिस, यानी इनके जो अपनी साइनेप्सिस होंगी ना वहाँ पर ये प्राइमरी होंगे। अभी चूँकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर ये प्राइमरी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक फाइबर्स पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होगी सारे ट्रांसमीटर्स की बातें। नेक्स्ट अब हमने करने हैं ANS रिसेप्टर्स। ये ट्रांसमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसमीटर भी इंपॉर्टेंट थे। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, बेसिक्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी ना कि अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आगे चैप्टर समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम रिसेप्टर्स की तरफ आते हैं। अब हमें पढ़ने हैं ANS रिसेप्टर्स, ठीक है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिए, रिसेप्टर्स का भी मैंने ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हमने इन रिसेप्टर्स की फर्दर जो सब टाइप्स होती हैं ना वो पढ़नी है। सो द मेजर रिसेप्टर्स इन ANS इंक्लूड कोलिनोसेप्टर्स, एड्रीनोसेप्टर्स एंड डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन आर ओनली ऑन द किडनीज।
which have been studied in detail the receptors for the numerous co-transmitter substances, जैसे हमने इनकेफ्लिन्स और ये ऊपर वाले सब्सटेंस पी और इनकी बात की थी, इनके रिसेप्टर्स को स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कोलिनोसेप्टर्स also referred to as cholinergic receptors, these molecules respond to acetylcholine and its analogues, ठीक है, जो हम फार्माकोलॉजिकली दे रहे होते हैं एनालॉग्स। कोलिनोसेप्टर्स आर सब डिवाइडेड एज फॉलोज, और वो टेबल के अंदर इसकी सब डिवीजन दी हुई है। इसमें आते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, मस्करीनिक और निकोटिनिक, ठीक है, दो मेन टाइप्स हैं। मस्करीनिक की फर्दर सब टाइप्स होती हैं M1, M2, M3, और निकोटिनिक की फर्दर सब टाइप्स हैं कि निकोटिनिक न्यूरोनल यानी NN, और निकोटिनिक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है उसको हम NM कहते हैं, ठीक है। जो NN होता है वो गैंग्लिया में होता है, और NM जो है वो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होता है, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। जो M1, M2, M3, अच्छा ये रिसेप्टर्स कभी भी याद नहीं रहते कहाँ क्या प्रेजेंट है, और पूरी ANS इसी पे बेस करती है कि रिसेप्टर्स कहाँ कौन से प्रेजेंट हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि स्केची की जो रिसेप्टर्स वाली डायग्राम है, एक तो ANS के कोलिनोसेप्टर ड्रग्स के लिए जो रिसेप्टर वाली डायग्राम है, उसमें उन्होंने M1, M2 के थ्रू पिक्चर्स बताया हुआ है कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है और किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है, वो आप लोग कर लें। और जो इसी तरह एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनकी भी डायग्राम बनी हुई है स्केची के अंदर, स्केची फार्मा के अंदर, उससे भी वो रिसेप्टर्स बहुत अच्छे याद रहते हैं, ठीक है। एगनिस्ट वाले जो पिक्चर होगी ना वो आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि वहाँ से याद करें, क्योंकि ये वैसे बहुत मुश्किल से याद रहती है। अगर किसी को ऐसे याद हो जाते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि बच्चों को ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने वहाँ से किए थे, मुझे ऐसे नहीं याद हुए थे। सो M1, M2, M3 आपको याद होने चाहिए, एग्जामिनर पूछते हैं। M1 प्रेजेंट होते हैं आपकी नर्व एंडिंग्स के ऊपर, ठीक है। M2 प्रेजेंट होते हैं आपकी हार्ट के ऊपर, कुछ नर्व एंडिंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर जो SA नोड और AV नोड होता है ना, और एट्रियल मसल होता है, उसके ऊपर M2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर सेल्स, जितने भी बाकी जहाँ भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है ना, इन सारी जगहों को निकाल दें तो वो सब जगह पर M3 रिसेप्टर होते हैं, चाहे वो स्मूथ मसल है, ग्लैंड्स हैं, एंडोथीलियम है, एवरीवेयर। हार्ट, नर्व एंडिंग्स और गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट को निकाल दें, बाकी हर जगह M3 होंगे, या इस तरह से याद रख लें। अच्छा, मैकेनिज्म इसका आप किस तरह से याद रख लें, आप ये याद रख लें, आप एक जो स्केची में डायग्राम बनी हुई है ना, उसमें एक मार्ट बना हुआ है, एक मार्ट होता है ना जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उसका नाम है QIQ मार्ट, ठीक है। QIQ मार्ट क्या बता रहे हैं, QIQ इज इंडिकेटिंग M1, M2 और M3, ठीक है। Q इज़ फॉर M1 फर्स्ट Q, फिर I M2 के लिए है Q3, यानी इससे ये भी पता लग रहा है कि एक तो 3 तरह के मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एंड सेकेंडली कि M1 जो है वो GQ लिंक्ड होगा, M2 GI लिंक्ड होगा, और M3 भी GQ लिंक्ड होगा। और आगे से इनके क्या फर्दर मैकेनिज्म्स होते हैं वो आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। वी विल रिवाइज कि GQ लिंक्ड जो है वो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, फिर IP3 और DAC कैस्केड शुरू हो जाता है, जबकि जो GI होता है वो साइक्लिक MP को कम करता है, ठीक है। और GS भी होता है जो एड्रीनर्जिक में हम पढ़ेंगे, तो वो स्टिमुलेटरी होता है, वो साइक्लिक MP को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसकी हैं टाइप्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। उसी बेसिस पर दो टाइप्स हैं, न्यूरोनल एंड मस्कुलर। जो न्यूरोनल होते हैं वो गैंग्लिया में होते हैं, जो मस्कुलर होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो M1 आर ऑन नर्व एंडिंग्स। अच्छा, स्केची के अंदर इसकी डायग्राम बनी हुई है जिसमें 3 मोटर बाइक्स राइडर्स हैं इन द ऑर्डर शोइंग M1, M2 एंड M3। M1 वाला जो है उसके ऊपर जो है उसकी ब्रेन हेलमेट बना हुआ है, शोइंग के वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। M2 वाले ने हार्ट वाली शर्ट पहनी हुई है, उसमें SA नोड और AV नोड वो दिखा रहे हैं कि वो M2 वहाँ प्रेजेंट होता है, बाकी हर जगह जहाँ भी मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं एक्सेप्ट दीज एरियाज, हर जगह M3 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और इनके हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि जो क्या क्या करेंगे, ये जो आपके पास मस्करीनिक है दे आर बेसिकली G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और जो निकोटिनिक है ये आयन लिंक्ड चैनल, आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली आयन चैनल्स हैं। सो जब ये इन पर आकर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो आयन चैनल ओपन होता है, विच इज सोडियम पोटाशियम आयन चैनल, ठीक है। उससे सोडियम इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लीड करता है, ठीक है। So ये बेसिकली वी हैव कोलिनोरिसेप्टर्स की सब टाइप्स विच आर ऑल्सो रेफर टू एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। बस इनमें ये टेबल करना है, इसी की डिटेल यहाँ पर ये दी हुई है, आपने बस टेबल से याद करना है।